हेलो है दोस्तों। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज पेपर 4 की थोड़ी सी स्ट्रेटजी। इससे पहले पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 की मैं स्ट्रेटजी ऑलरेडी आप सबके साथ शेयर कर चुका हूं। एक बेसिक एनालिसिस उन सबका मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आज पेपर 4 का एनालिसिस डिस्कस करेंगे। एंड देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, पेपर 4 के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा एनालिसिस का है नहीं। मतलब इन द सेंस कि ना, जब हम बाकी टॉपिक्स पढ़ रहे थे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, वहां पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हुआ करते थे विद इन अ पर्टिकुलर पेपर। जैसे हिस्ट्री था पेपर 1 में, आपका ज्योग्राफी था, सोसाइटी था। पेपर 3 के अंदर बहुत सारी चीजें थी। पेपर 4 के अंदर तो सर एक ही चीज है, एथिक्स, है ना। एथिक्स ही तो एक चीज है। एंड आप जानते हो, एथिक्स हमारा सबसे आखिरी पेपर होता है जनरल स्टडीज के अंदर, राइट। तो होगा ऐसा, जैसे 20 सितंबर को आपका शुरू हो जाएगा मेंस, जब आप अपना ऐसे दोगे। फिर अगली मॉर्निंग से आपका 21 से जीएस पेपर 1, पेपर 2, फिर 22 को पेपर 3 मॉर्निंग में। एंड ये फिर ना पेपर 4 होता है, 22 तारीख को शाम में आपका पेपर होगा। एंड एक ना चीज जो मैंने बहुत अक्सर रियलाइज करी है, देखो आप ना कंटिन्यूसली पेपर लिखे जा रहे हो। फ्राइडे को लिखा, सैटरडे को 2 पेपर लिखे, संडे मॉर्निंग को 1 लिखा। और जब आप कहीं ना कहीं दोपहर तक आते हो ना, संडे आफ्टरनून तक, आप बहुत थक चुके होते हो। ये बहुत ही मैंने खुद भी अपने टाइम में फेस किया हुआ है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई तो वो भी फेस करते हैं इस चीज़ को, कि यहाँ तक ना एक बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी होती है, मेंटली भी। हाथ भी लिख लिख के मतलब दर्द करने लग जाता है कई बार। एंड बच्चे इस समय के ऊपर आते आते जब इतने ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, उनका फिर होता है यार अब जैसे जैसे पेपर खत्म हो। तो कई बार ना इस चक्कर में पता, बहुत सारे बच्चे मेसअप कर देते हैं इस पेपर को। उनका बस ये होता है कि यार अब थक चुके हैं, अब बस पेपर आज का दे एंड घर निकले, थोड़ा रिलैक्स हो। ये चाहिए होता है सबको। आई अंडरस्टैंड दिस थिंग। पर इसी वजह से कई बार मैंने देखा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एग्जॉशन की वजह से इस पेपर को उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो पहली बड़ी लर्निंग तो आपको यही रखनी है कि देखो, जब भी आप अपने मॉक्स दोगे ना, तो प्लीज़ ट्राई टू प्रैक्टिस फुल लेंथ मॉक्स इसी पैटर्न के अंदर, कि आप सैटरडे को 2 जीएस के पेपर और संडे को जीएस के पेपर दीजिए। अदरवाइज जब इतने कम ड्यूरेशन के अंदर आपको इतने सारे पेपर देखने को मिलते हैं ना, तो कई बार थकावट की वजह से भी ये पेपर आपका खराब हो सकता है। तो आपको उसके लिए पहले से ही रेडी रहना चाहिए कि आपका पेपर खराब ना जाए, आप इस पेपर के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करो। एंड इसका रीजन भी मैं आपको देता हूं कि ना, जीएस पेपर 4 एक ऐसा पेपर बन जाता है जहां पर मार्क्स का वेरिएशन बहुत ज्यादा है। मैं कुछ एक आपको ना एग्जांपल देता हूं। जैसे ये श्रुति शर्मा जी की है, शी वॉज ऑल इंडिया रैंक 1 2021 के एग्जाम के अंदर। ये यक्ष चौधरी जी की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो एक्चुअली आप नोटिस करोगे ना, यहाँ पे इनके 139 मार्क्स आए हुए हैं। कई, ये तो एक दो एग्जांपल नहीं, पर ऐसे बहुत सारे मैं आपको एग्जांपल दिखा सकता हूं जहां पर ना लोगों के मार्क्स 130, 135, 140, 145, 50 एंड इवन 162 हाईएस्ट गया अभी तक। जनरल स्टडीज पेपर के अंदर होता पता क्या है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। होता है थोड़ा बहुत, बट बहुत ज्यादा नहीं होता। इट इज लाइक कि हाँ चलो, किसी के 110 आगे, किसी को 115 आगे, 105 आगे, 100 आगे, 90 95 आगे। इस तरह से होता है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के अंदर। या पेपर 3 में वैसे आजकल नंबर कम आ रहे हैं थोड़े, तो वहां तो इतना नहीं जाता है 115 तक, तो 110 से नीचे ही रहता है। बट पेपर 4 के अंदर वेरिएशन बहुत ज्यादा है। या तो आप वो कैंडिडेट होते हो जो 80, 85, 90 के आसपास रहता है, या 110 प्लस भी बहुत सारे बच्चे कंसिस्टेंटली स्कोर करते हैं। उसका रीजन होता है कि उनको ना एथिक्स कैसे लिखना है आंसर्स के अंदर, ये एक आइडिया लग चुका होता है। तो आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, हमारा जो सृजन मेंस गाइडेंस प्रोग्राम है, यहां पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है, चाहे वो रेगुलर बेसिस के ऊपर आंसर राइटिंग की फॉर्म में हो, उनकी एवेल्युएशन एंड साथ ही साथ मेंटरशिप की फॉर्म के अंदर। देखो, जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो रेगुलर बेसिस के ऊपर अगर आपको इनपुट्स मिलते रहते हैं, तो आप अपने आप को धीरे धीरे करके बेहतर करते जाओगे। एंड हमारे जो एक्सपीरियंस मेंटर्स हैं, यहाँ पर आपको पूरी तरह से हेल्प भी करेंगे। पिछले साल ऑल इंडिया रैंक 13 मेधा आनंद जी, एंड इसी तरह से 57 से भी ज्यादा सिलेक्शंस इसी पर्टिकुलर सीजन मेन गाइडेंस प्रोग्राम से हुए हैं। तो आप भी इसका डेफिनेटली आप यूज कीजिए। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम उन बच्चों के लिए पूरी तरह से फ्री है जो इस बार अपना प्रीलिम्स क्लियर करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर आप इस प्रोग्राम के अंदर एनरोल कर सकते हैं। कुछ वो पॉइंट्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये मेक और ब्रेक पेपर होता है, जहां पर आप इधर अगर आगे ना, यानी कि आप मार्क्स के उस साइड आगे जहां पर ज्यादा मार्क्स मिल पाते हैं, तो आप बाकियों से 25-30 मार्क्स की यहाँ पे लीड ले सकते हैं एवरेज मार्क्स के ऊपर। और जैसे मैंने कहा, यहाँ सिलेबस तो कुछ खास होता नहीं है। बात यही है कि पेपर को 2 तरह से डिवाइड होता है, एक आपका पार्ट ए और पार्ट बी।
पार्ट ए के अंदर आपके कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, अभी डिस्कस करेंगे उसको, एंड पार्ट बी के अंदर आपकी होती हैं केस स्टडीज, राइट? यस। बात करें अगर इस पेपर की, तो आप जानते हो 250 मार्क्स का ये पेपर होता है। इनमें से 120 मार्क्स की आपकी आती हैं केस स्टडीज। दरअसल में आपकी 6 केस स्टडीज होती हैं, 20-20 मार्क्स की एक केस स्टडी, तो टोटल 120 मार्क्स आपके केस स्टडीज से देखने को मिलते हैं। उसी तरह से यहां पर ना 10-10 मार्कर हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, टोटल 13 क्वेश्चन हो जाते हैं ये, तो टोटल 130 मार्क्स आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन से, एंड उसी तरह से आपका 120 मार्क आपके केस स्टडी से देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा सा अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, तो यहां पर ना आपको इसका सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। यहां पर ना हर एक जो कीवर्ड दिख रहा है आपको, जैसे आपको एथिक्स दिख रहा है, आपको एटीट्यूड दिख रहा है, आपको एप्टीट्यूड दिख रहा है, टॉलरेंस, कंपैशन, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, इंटीग्रिटी, इंपार्शियलिटी, सोशल इन्फ्लुएंस, परसुएजन, एप्टीट्यूड, ये हर एक वर्ड का ना मीनिंग अलग है। काफी बच्चों को बहुत ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको आइडिया देता हूं, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, राइट? अब इन चीजों के अंदर अंतर है, ठीक है? आप एथिक्स को ध्यान से पढ़ोगे, यू विल रियलाइज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज सेंटेंसेस। इन वर्ड्स में आपको अंतर दिखेगा, एथिक्स मोरालिटी के अंदर अंतर है। ये बहुत क्लियर अंतर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस इन चीजों के ऊपर पूछे गए हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहली बात तो ये कि जो भी यहां पर आपको कीवर्ड है ना, इनके एक छोटी छोटी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि एप्टीट्यूड की डेफिनेशन क्या है, टॉलरेंस का क्या अर्थ क्या होता है, कंपैशन का अर्थ क्या होता है। अगर इनकी छोटी मोटी आपकी एक ना डेफिनेशन प्रिपेयर्ड होंगी आपके दिमाग के अंदर, तो आंसर लिखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। पता है क्यों? देखो, टॉलरेंस के बारे में 2 लाइन मैं भी लिख सकता हूं, आप भी लिख सकते हो, कोई भी लिख सकता है, पर अगर आपने उसके अंदर एथिकल कीवर्ड्स आपने इंसर्ट कर दिए उस डेफिनेशन के अंदर, आपकी जो डेफिनेशन बनेगी बहुत ही अच्छी निकल के आएगी। वरना अगर आप कुछ लिखना चाहो, लिखने को वो भी लिख लो, पर उससे वो एथिकल डायमेंशन कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो दैट इज वन थिंग कि ये जो कीवर्ड्स हैं इनका आपको अर्थ पता होना चाहिए, इनके रिगार्डिंग जो भी एथिक्स की टर्मिनोलॉजीज हैं आपको वो पता होना चाहिए। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एथिक्स थ्योरी में एक अलग चीज है, पर उसका रियल लाइफ सिग्निफिकेंस के साथ आप उसको कैसे रिलेट कर पा रहे हो, ये बहुत बड़ा फैक्टर बनता है आपके मार्क्स को इंप्रूव करने के अंदर। अगर आप टॉलरेंस की सिर्फ डेफिनेशन लिख दोगे एंड उसको प्रूव नहीं कर पाओगे, एक अच्छी एग्जांपल नहीं दे पा रहे हो अपने पॉइंट्स के साथ, तो कहीं ना कहीं मार्क्स कम आते हैं। बहुत बच्चों के साथ मेरी बात हुई, इंक्लूडिंग दो स्टूडेंट्स जिनके कंसिस्टेंटली 135 या 140 तक मार्क्स आए हैं। वन ऑफ द थिंग दैट दे हैव डन heavily in their paper is the usage of examples. Ethics is all about example, ये बात आप ध्यान में रखना। Ethics is all about how much can you relate your theory with the practice. तो आपको हर एक चीज की एग्जांपल यहां पे पता होनी चाहिए, जो भी हम कीवर्ड की हम बात कर रहे हैं। अपने आंसर्स को जितना अच्छे से सब्सटेंशिएट कर पाओगे ना, यही आपको डिफरेंशिएट करेगा बाकियों के मुकाबले में। इसके अलावा अगर हम बात करें, बाकी और चीज़ें भी आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे। रिफॉर्मर्स की बात होती है, फैमिली का क्या रोल है वैल्यूज इनकलकेट करने के अंदर, आपकी सोसाइटी का, आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का, ये सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इमोशनल इंटेलिजेंस, देखो यहां पर भी आपको अच्छी खासी रेपुटेशन देखने को मिलती है एथिक्स के अंदर। ये ईआई के ऊपर इमोशनल इंटेलिजेंस का एक क्वेश्चन है, डेनियल गोलमैन के जो हैं, चाहे आपका सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, आपके एम्पैथी की बात करें, सोशल स्किल्स की बात करें, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो डेनियल गोलमैन जी ने बोली हैं विद रिगार्ड्स टू ईआई। एंड ये क्वेश्चन यूपीएससी बार बार पूछ चुका है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछले 5 या 6 साल में 4 बार क्वेश्चन आया है विद रिगार्ड्स टू इमोशनल इंटेलिजेंस। बस थोड़ा सा फर्क कर देता है छोटा मोटा चीजें, पर मेजर क्रक्स उस क्वेश्चन का वही रहता है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर नहीं ना किया हुआ, आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो व्हाट आई एम सेइंग इज एसेंशियली कि जो टॉपिक्स है ना सारे, जैसे प्रोबेबिलिटी एंड गवर्नेंस हो गया, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। एंड यहां पर ना जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नेंस वाला जो सेक्शन है, इनमें से ज्यादातर चीजें आप पेपर 2 के अंदर भी पढ़ते हो। जैसे सिटीजन चार्टर वाली चीज आप पढ़ते हो, आरटीआई आप वहां पे पढ़ते हो पेपर 2 के अंदर, जो गवर्नेंस पढ़ते हो, ट्रांसपेरेंसी हो गया, गुड गवर्नेंस हो गया, ये सब चीजें आप पेपर 2 में पढ़ते हो। तो ये वाला पोर्शन आपका जीएस पेपर 4 का आपके जीएस पेपर 2 के साथ आप इंटीग्रेट करके इस चीज को आप अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे कुछ छोटी छोटी चीजें कि लॉस क्या होते हैं, बाकी चीजों के साथ इसका क्या अंतर होता है, बाकी एथिकल डिलेमास जो आप यहां पे पढ़ोगे ना अपने पेपर 1 के अंदर, एज इन पार्ट ए के अंदर, ये एथिकल डिलेमास ये आपसे पार्ट बी जो आपका केस स्टडीज के रिगार्डिंग होता है, इसके रिगार्डिंग यहां पे पूछ लेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपके मॉरल थिंकर्स और फिलोसफर्स के
फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड, इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। देखो ये एक ऐसी चीज है जो थोड़ा सा ओपन एंडेड है और इससे कई बार ना वेग क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कई बार हमने नहीं पढ़े होते। फॉर एग्जाम्पल जैसे मतलब डाउट अक्सर ये रहता है कि सर कितना हम फिलोसफर्स के बारे में पढ़ें, क्या मिल्स के बारे में पढ़ें, या जो और हमारे PSIR के अंदर बहुत बच्चे थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं उनके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। व्हील ऑफ इग्नोरेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार जस्टिस के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो कई बार ना एक दो क्वेश्चंस ऐसे रहे हैं इन द पास्ट जब थोड़े से अगर हमें उनकी जानकारी नहीं होती तो हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल रहता है। बट अदरवाइज देखा गया है यहाँ से थोड़े इजियर साइड पे क्वेश्चन ही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गुरु नानक देव जी के बारे में पिछले साल क्वेश्चन आया कि उनकी क्या टीचिंग्स है, उनका क्या रेलेवेंस है आज के समय के ऊपर। इसके अलावा सावित्रीबाई फुले जी के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है और भी इस तरह से गांधी जी के ऊपर पूछा हुआ है। गांधी जी के 7 सिंस के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, काफी टाइम हो गया उसको वैसे, बट क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। तो कोई ना कोई एक थिंकर के बारे में आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरह से जो कुछ प्रोमिनेंट थिंकर्स है ना इंडिया के भी एंड कुछ वर्ल्ड के फिलोसफर्स की अगर हम बात करें, उनके आइडियाज आपको पता होने चाहिए। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं भी आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन तब भी आप उनके आइडियाज को अपने आंसर्स के अंदर, अपने पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट करने के अंदर यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो गांधी जी ने बहुत सारी बातें बोली हैं। गांधी जी बात करते हैं स्वच्छता की, गांधी जी बात करते हैं सत्य की, गांधी जी बात करते हैं अहिंसा की। इसके अलावा गांधी जी ने बात करी है स्वदेशी की, गांधी जी बात करते हैं 7 सिंस की। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स कि हाँ मतलब प्लेजर विदाउट कॉन्शियस की बात करते हैं, वेल्थ विदाउट वर्क की बात करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स की बात करें तो जो 7 सिंस होते हैं ये कहीं ना कहीं आप अपने आंसर्स में इनको इनकॉर्पोरेट करोगे तो वो एक वैल्यू एडिशन की तरह काम करेंगे। इसके अलावा जो आपका जो केस स्टडी वाली चीजें हैं ना, वहां पर भी आप अपने कुछ एक कंक्लूजन अगर आपने रेडीमेड होंगे तो आप उनको अपने आंसर्स के अंदर फिट कर पाओगे कहीं ना कहीं, एंड वो कंक्लूजन फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं लगेंगे। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, मैं आपको इसी का एग्जांपल कंटिन्यू करता हूं जो मैंने 7 सिंस की बात करी। अब इसमें अगर आप एक चीज नोटिस करो, आपकी केस स्टडीज पॉलिटिक्स के ऊपर आती हैं तो वहां पर ना आपको एंडिंग आपके पास होगी, अगर कि मान लो पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल वाली आपने बात कर दी कि गांधी जी ने इस चीज को सिन माना हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपका एक कंक्लूजन पहले से ही रेडी होगा और बहुत अच्छा कंक्लूजन होगा। इट वॉन्ट बी लाइक कि आप उसमें सोचना पड़ रहा है एंड अच्छा कंक्लूजन निकाल ही नहीं पा रहे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सारे जो आप थिंकर्स के बारे में पढ़ोगे, जो आप फिलोसफर के बारे में पढ़ोगे, इंडिया के भी वर्ल्ड के भी, वो आपके कंक्लूजन के अंदर एक अच्छा एंडिंग देने के लिए आंसर में बहुत काम कर पाएंगे एंड एक एथिकल डायमेंशन भी वहां से निकल के आएगा। प्लस एट द सेम टाइम आप अपने आंसर्स के अंदर बहुत सारी चीजें कोट कर सकते हैं फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। कॉन्स्टिट्यूशन के आप चाहे फंडामेंटल राइट्स की बात करें, आप प्रेम्बल की बात करें, आप DPSP की बात करें, डेफिनेटली वहां से बहुत सारी चीजें आप अपने आंसर्स के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि आंसर्स में अपनी वैल्यू एडिशन अच्छी करी जा पाए। ठीक है, ध्यान ये रखना है जितनी ज्यादा एग्जांपल्स आपके पास होंगी उतना ही आप अपने पॉइंट को ज्यादा प्रूव कर पाओगे। एंड एट द सेम टाइम एथिक्स के आंसर जनरल फॉर्म में बिल्कुल नहीं लिखने, एग्जांपल्स देनी है, बट साथ ही साथ आपको एथिक्स की जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो सारी मैं बातें यहाँ पे रेड मार्क्ड है ना, ये सारे वर्ड्स आपके आंसर्स के अंदर जितनी बार अपीयर करेंगे तो एक्चुअल में लगेगा कि हाँ आप एथिक्स का ही आंसर लिख रहे हो एंड कोई जनरल स्टडीज का आंसर आप नहीं लिख रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे देखो पूछा गया है मॉरल इंटीग्रिटी के बारे में, प्रोफेशनल एफिशिएंसी, इनसे क्या आप अंडरस्टैंड करते हो एंड किस तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में इसको आप एक्सप्लेन करोगे, ये चीजें आप बताइए विद एग्जांपल्स। देखो यहां पर ना नोटिस करो, यहां पर ये खुद लिख रहा है कि भाई एग्जांपल के साथ आप इसको कोड करने की कोशिश करो, पर अगर ये नहीं भी लिखता ना, इवन स्टिल यू हैड टू गिव एग्जांपल इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिगार्डिंग तो आपका टॉपिक ही है, ठीक है ना, यहाँ पे है आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस बिल्कुल। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को जब आप पढ़ोगे तो आपको ये चीजें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी कि कौन कौन सी कमिटीज यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिगार्डिंग बनाई गई हैं, कैसे उनकी एफिशिएंसीज की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की हम बात करते हैं, एंड कुछ एक एग्जांपल, चाहे आप टाटा की बात करो, आप और बहुत सारी इंस्टीट्यूशन, आप इंडियन आर्मी की भी बात कर सकते हो, हालांकि वो एक डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हो गया, पर इस तरह से बहुत सारे आपको दुनिया भर में अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस देखने को मिलती हैं। कई बार जैसे एनजीओस की बात कर, एनजीओस तो मतलब अलग एक्सपेक्ट है, पर CSR जो उनके होते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रिपल बॉटम लाइन, ऐसे जो कीवर्ड्स है ना अपने आंसर्स में अगर आप डालोगे तो कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स को जस्टिफाई करना आपके लिए आसान हो पाएगा एंड एट द सेम टाइम आपके आंसर ऐसे लगेंगे कि जैसे आप उनको रियल लाइफ के साथ प्रॉपरली रिलेट कर पा रहे हो। सिमिलरली अगर हम बात करें इंटरनेशनल एड की, देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले भी पूछा हुआ है एंड इवन यहाँ पे ना इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एथिकल इश्यूज, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। सिमिलरली करप्शन की बात करें, करप्शन तो हमारा बहुत ही प्रोमिनेंट टॉपिक है,
ठीक है, करप्शन तो बहुत ही प्रोमिनेंट टॉपिक हो जाता है कि कैसे हम कहीं ना कहीं करप्शन को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ वेरी, मतलब ये तो एथिक्स का क्रक्स ही यही है कि हम करप्शन को कहीं ना कहीं कैसे टैकल करना चाहिए। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन तो हमसे बहुत अच्छे से आंसर होना चाहिए। बहुत सारी हम बुक्स के बारे में पढ़ते हैं जहाँ पे करप्शन की बात होती है, इवन चाणक्य ने क्या बोला है, ऐसे क्वेश्चन भी आप पे पूछे जा सकते हैं। एंड लास्टली अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप ईक्यू की बात कर सकते हो, ठीक है ना, इमोशनल क्वेश्चन और इंटेलिजेंस क्वेश्चन के बीच में यहाँ पे थोड़ा अंतर यहाँ पे पूछा गया है, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। पहले भी, इससे पहले पिछले सालों के अंदर कुछ 5 एथिकल ट्रेड्स बताइए आप एक सिविल सर्वेंट के, 10 एसेंशियल वैल्यूज बताए, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, राइट। तो इस तरह से अगर आप नोटिस करोगे, ये होता है आपका पार्ट ए इस पेपर का, जहां पर आपके जो भी आपका सिलेबस दिया गया है मोर और लेस उसके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस ही हमें देखने को मिलते हैं। एंड हमारे पास ये ना कंटेंट मोर और लेस रेडी होता है इस चीज का, हमें बस करना क्या होता है, उस कंटेंट को वहां पे अच्छे से यूटिलाइज करते हुए अच्छा एक आंसर लिखना है प्रॉपर वैल्यू एडिशन के साथ। ये पार्ट ए वाला हिस्सा हो गया। टोटल ऐसे, मतलब जैसे 1 2 3 4 ऐसे टोटल 13 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ऐसे टोटल हमारे पास 13 क्वेश्चंस आते हैं 10-10 मार्क करके। तो टोटल हमारे पास ना 130 मार्क्स का ये वाला चीज हो गया। एंड उसी तरह से हमारे पास 6 केस स्टडीज आती हैं 20-20 मार्क्स की। तो टोटल 120 मार्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और एक चीज मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ और बाकी कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंस से भी, कि यहाँ पर ना देखो टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हालांकि टाइम मैनेजमेंट हर पेपर में चैलेंज है, पर पता नहीं एथिक्स के अंदर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है। पता क्यों? आप नोटिस करो यार, यहाँ पे ना हमें केस स्टडीज जो हमें लिखनी है, 6 केस स्टडीज लिखनी है, और उनको समझने में भी देखो टाइम लगता है। कई बार तो जैसे आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2021 का पेपर था, 2021 के पेपर में बहुत लंबी लंबी केस स्टडीज आई थी, बहुत बच्चों का पेपर छूटा भी था उस समय। और ये जो 13 क्वेश्चन होते हैं इनको भी लिखना होता है। एक रफ अगर मैं आपको एस्टिमेट दूं ना, आप रफ एस्टिमेट ऐसा कुछ लिख सकते हो कि यार 1.5 घंटा लगभग आपको यहां पे लगता है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटा आपका लगभग यहां पे लगता है। दिस इज रफ एस्टिमेट जो मैं आपको दे रहा हूं, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो, बट नॉर्मली मैंने नोटिस किया है कि दिस इज समथिंग जो वर्क कर जाता है। अब उस केस में ना आप नोटिस करोगे कि ये जो 10 मार्कर क्वेश्चन है ना, इसको लिखने के लिए आपके पास लगभग 7 मिनट से भी कम का समय है, तभी आप 30 into 7 91 मिनट्स में इसको कंप्लीट कर पाओगे। एंड फिर आपको जो केस स्टडीज होगी ना, वो हर केस स्टडी के लिए 15 मिनट के आसपास मिलेगा, ताकि 6 केस स्टडीज आप 90 मिनट के अंदर कंप्लीट कर पाओ। तो यानी कि आप रफली 7 मिनट एक क्वेश्चन को दे सकते हो, रफली आप 15 मिनट एक केस स्टडी को दे सकते हो, अगर आपको पेपर कंप्लीट करना है। चैलेंज कई बार पता क्या आता है, मैंने जो अक्सर बहुत सारे बच्चों से बात करके मुझे फील हुआ है, वो ये है कि कई बार ना केस स्टडी कुछ ऐसी आ जाती है जो हमें समझने में दिक्कत आए। बहुत लंबी कई बार केस स्टडी होती है, या फिर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं पर समझ नहीं आता कि क्या आखिर उसमें एथिकल डायमेंशन है, क्या डिलेमा क्या है। एंड उस चक्कर में ना ये 15 मिनट कब 20 मिनट बन जाते हैं ना, ये पता नहीं लगता। एंड दिस इज समथिंग अ लॉट ऑफ पीपल हैव मेड मिस्टेक, क्योंकि आप पढ़ने बैठे हुए हो, बहुत लंबी एक केस स्टडी है, मान लो 1 पेज की केस स्टडी है, आपको पढ़ने के बाद समझ ही नहीं आया कि क्या कह क्या रहा है केस स्टडी। उस चक्कर में ना ये 15 मिनट आपके बहुत ओवरशूट हो जाते हैं। एंड उस वजह से दिक्कत पता क्या आती है? दिक्कत ये आती है फिर आप रियलाइज करोगे यार मेरा तो टाइम बहुत वेस्ट हो गया। वो एक क्वेश्चन का कॉम्पनसेशन जो था, बाकी सारे क्वेश्चंस को फेस करना पड़ता है। फिर आप फटाफट लिखोगे हर एक क्वेश्चन को गंदी हैंडराइटिंग के अंदर। ये चीजें बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है जो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिस्कस करी है। तो थोड़ा सा अपने आप को उस हिसाब से स्ट्रेटेजाइज करके चलना, ताकि ना आप इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर अपनी टाइम मैनेजमेंट को अपना ठीक रख पाओ। आई होप इस बात को आप समझ पाए होंगे एंड ये गलती आप लोग नहीं करोगे। तो ये था हमारा पेपर पार्ट ए। इस तरह से पार्ट बी की बात करें ना, तो पार्ट बी कुछ इस तरह से होता है। ऐसे बहुत लंबी लंबी आपके पास, मतलब सारी लंबी नहीं होती, कुछ एक लंबी केस स्टडीज होती हैं। जैसे आपको ये पूरा कंप्लीट ऐसे पढ़ना पड़ेगा। फिर कंप्लीट पढ़ने के बाद इस तरह से आपके पास कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे कि क्या क्या ऑप्शंस है इस पर्सन के पास, प्लस एट द सेम टाइम इन ऑप्शंस को आप इवेल्युएट कीजिए, क्या किसके प्रोज क्या है, इस ऑप्शन के कॉन्स क्या है, उसके प्रोज क्या है, उसके कॉन्स क्या है। एंड अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से क्या रैशनल दोगे इसके पीछे का, एंड कैसे उस डिसीजन तक पहुंचोगे, ये इंपॉर्टेंट होता है। देखो, सही आंसर तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है, पर सही आंसर तक आप क्या अप्रोच लेकर पहुंचे हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ये मत कह देना कि हाँ मैं ये ऑप्शन चूज कर लूंगा। आपको उसके पीछे की रीजनिंग देनी पड़ेगी, उसके पीछे का लॉजिक देना पड़ेगा। अब वो रीजनिंग और वो लॉजिक वो कहां से आएगा? वो पार्ट ए में जो आपने थ्योरी पढ़ी, जो आपने इंटीग्रिटी और बहुत सारी चीजें पढ़ी, आपने फिलोसफर्स के बारे में पढ़ा, वो
उनके साथ में आप तर्क अपने तर्क के साथ ऐड करके यहां पर उसकी रीजनिंग, उसका लॉजिक दोगे कि हाँ अगर मैं इस डिसीजन पे अराइव कर पा रहा हूं ना, उसका रीजन पीछे पीछे ये है, मेरे हिसाब से इस चीज की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस थिंग, और उसका पीछे आप प्रॉपर लॉजिक दोगे। ये लॉजिक देना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट शुड नॉट बी सिंपली कि आपने कह दिया कि यार मैं ये चीज ना करके ये चीज करूंगा। वो तो सबको दिख जाता है यार कई बार कि हाँ यार ये चीज गलत हो रही है तो ये चीज नहीं करनी, पर ये चीज सही है इसको करना है, ये चीज तो ठीक है, दैट इज ओके, ये आपको बताना है कि डिसीजन क्या लोगे, बट डिसीजन के पीछे का लॉजिक क्या था, क्या क्या आपका सोचने का प्रोसेस क्या था, वो सोचने का प्रोसेस अगर आप अपने एग्जामिनर को एक्सप्लेन कर पाओगे तभी वो समझ पाएगा कि हाँ इस पर्सन को एक्चुअल में इसको रियल लाइफ के अंदर एथिक्स की अंडरस्टैंडिंग है, एंड कल को अगर ये एडमिनिस्ट्रेटर बनता है तो ही विल बी टेकिंग द राइट डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दीज सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज। आपका वैल्यू सिस्टम क्या है ना, वो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा एग्जामिनर को, एंड इट शुड नॉट बी सिंपली कि आपने बस उसको लिख दिया कि क्या आंसर था, समझे। तो दिस इज हाउ आंसर राइटिंग ऑफ एथिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 जनरल स्टडीज पेपर। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट सबसे बड़ी यही करूंगा कि एथिक्स पढ़ो, प्रहार बुकलेट से पढ़ सकते हो, मतलब काफी सारे टॉपर्स ने इससे पढ़ा है एंड इट हैज हेल्प्ड इमेंसली टू देम, पर पढ़ने के साथ साथ अगर आप इसके आंसर्स नहीं लिख रहे हो एथिक्स के, यू आर डूइंग अ वेरी वेरी बिग मिस्टेक। नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है एथिक्स के अंदर, पर उस नॉलेज को पेपर के अंदर यूटिलाइज कैसे करना है, अपने आंसर्स को अच्छा कैसे बनाना है, वो एक इंसान आंसर राइटिंग कर करके ही सीखता है, गलतियां कर करके ही सीखता है, तभी उसको वो बेटर बना पाता है। ठीक है, तो पढ़ना जरूरी है, बट उसके साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस खासकर एथिक्स की करना बहुत जरूरी है। ये जो मार्क्स मैं आपको बता रहा था ना 130 140, इसका लॉजिक कहीं ना कहीं यही है कि इन लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है इन चीज की, एंड तभी वो यहां तक पहुंच पाए। ठीक है, आई होप आप लोगों को एक आइडिया लगा होगा कि कैसे आप इस चीज को गो थ्रू कर सकते हो। बाकी प्रहार के अंदर भी ना ऐसे करंट अफेयर्स वगैरह भी कवर्ड है, तो आप इनको भी गो थ्रू कर लेना, ये आपको मदद कर देंगे करंट अफेयर्स एथिकल डायमेंशन से कवर करने के अंदर, तो वो आपको काफी हेल्प कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा जनरल स्टडीज पेपर 4 का एनालिसिस, जहां पर हमने ओवरऑल देखा कि क्या पेपर का पैटर्न क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या सिलेबस है, एंड कैसे एक आइडिया के माध्यम से हम अपने आंसर की तरफ और अच्छे से बढ़ सकते हैं। ये कुछ चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी। आई होप आपको ये सेशंस जहां हमने 1 2 3 4 चारों पेपर्स की स्ट्रेटजी हमने डिस्कस करी थी, वो सारा एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।